हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ ने जो 21 अप्रैल को मैथ और रीजनिंग का पेपर लिया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जिसमें 1 से लेकर के 100 तक के टोटल प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। अगर आप ध्यान दें इसके और इसके संबंधों के बारे में, तो ये 5 गुने 2 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 13 होगा। उसी तरह 13 गुने 2 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 29 होगा। इसको देख लीजिए क्या इसमें भी आता है वैसा संबंध, तो 125 गुने 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 253 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें 29 में 2 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा। तो 29 दूनी 58, 3 कितना हो जाएगा, 61। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक निश्चित कोड में कोड को DPF लिखा जाता है, उसी कोड में डिफेंस को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए कोड को पहले लिखते हैं CO15 D4 E5, तो D हो जाए इसका लिखेंगे, फिर D4 P16 E5 F6। तो हर एक में कितना जुट रहा है, +1 जुट रहा है। उसी तरह डिफेंस का लिखेंगे तो D4 E5 F6 E5 N14 C3 E5, सब में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 6 7 6 15 4 और 6, ये हो जाएगा EFG। और F6 होता है वो 15 D4 एंड F6, तो EFG FODF हमारा आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, नामकरण कर लें, ABCDEFGHI। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे त्रिभुजों को पहले लिख लेंगे। तो देखिए AGB होगा एक, दूसरा त्रिभुज होगा BGF, तीसरा होगा BFC, चौथा लिख सकते हैं FCD, त्रिभुज FCD। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज HIE, उसके बाद लिख सकते हैं त्रिभुज AHI, उसके बाद एक लिख सकते हैं AGH। अब छोटा वाला हमने लिख लिया है, अब लिखेंगे दो दो का पेयर बना करके दो दो जो त्रिभुज वाले हैं उनको लिखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बनेगा वो होगा ABF, उसके बाद लिख सकते हैं त्रिभुज GBC, उसके बाद लिख सकते हैं त्रिभुज BCD, उसके बाद लिख सकते हैं त्रिभुज को एक यहाँ पे बचा है त्रिभुज AGI, उसके बाद हो सकता है एक त्रिभुज AIE, उसके बाद लिख सकते हैं त्रिभुज AFE, एक त्रिभुज ये हो सकता है BIE, उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग ABF ऑलरेडी लिख चुके हैं, BIE भी लिख चुके हैं। उसके बाद एक होगा त्रिभुज ABC हो सकता है जिसमें 3 त्रिभुज हैं। उसके बाद त्रिभुज लिख सकते हैं ABE लिख सकते हैं, एक त्रिभुज लिख सकते हैं AAB और I, एक त्रिभुज लिख सकते हैं ABH। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल हमारा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं x तथा y का अनुपात दिया है 11:13 और उनका जोड़ दिया है 48, तो y का मान हमें बताना है। देखिए इसको लिख लेते हैं, x और y का अनुपात है 11:13, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 24, और 24 किसके बराबर दिया है, 48 के, तो 1 यूनिट इसके बराबर होगा 2 के। हमें निकालना किसका है, y का मान, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 26, तो ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है, दिए गए आंकड़ों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, हमें इसका मान बताना है क्या होगा। तो अब ध्यान से देखिए कि इसमें क्या किया है, डिजिट सम किया है, 1 + 7 + 3 + 5 + 2 + 6, 7 1 + 7 8 8 3 11 11 5 16 16 2 18 18 6 24, तो यहाँ पे 24 दिया हुआ है, इनको और इनके डिजिट सम को हमने जोड़ दिया है। उसी तरह इसको जोड़ेंगे 4 + 3 + 1 + 3 + 2 + 5, तो
तो ये हो जाएगा 4 3 7 1 8 3 11 2 13 5 18, तो यहाँ पे 18 है। उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 2 + 5 + 3 + 4 + 7 + 1, तो ये हो जाएगा 5 2 7 3 10 10 7 14 14 7 21 21 1 22, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। नेक्स्ट है, यदि मीना की उम्र रीना की उम्र से 3 गुनी है, 7 वर्ष बाद मीना की उम्र रीना की उम्र से 2 गुनी हो जाती है, तो आज से 4 वर्ष बाद मीना की उम्र ज्ञात कीजिए। इसे अनुपात से भी बना सकते हैं और चाहे तो आप समीकरण बना के भी। तो देखिए इसे अनुपात से पहले बना लेते हैं। मीना और रीना की उम्र क्या है, शुरू में 3, रीना की उम्र यदि 1 है तो मीना की उम्र रीना से 3 गुनी है, यानी कि 3:1 है। ठीक है। 7 वर्ष बाद मीना की उम्र रीना की उम्र से 2 गुनी हो जाती है। रीना की उम्र से 2 गुनी हो जाती है कब, 7 वर्ष बाद। तो यहाँ पे +7, यहाँ पे भी 7 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होगा, 3 - 2, ये बराबर होगा 7 दूनी 14 -7 एकम 7, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 7 के। हमें निकालना क्या था, मीना की उम्र निकालना है, तो मीना की उम्र गुने 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 21। कितने साल बाद निकालना था, 4 वर्ष बाद, तो 21 + 4 ये हो जाएगा 25। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका समीकरण वाले मेथड से, कि मीना की उम्र क्या है, रीना से 3 गुनी है, तो 3r लिख देंगे। फिर बोल रहा है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद मीना की उम्र m + 7 हो जाएगी और रीना की उम्र r + 7 हो जाएगा। तो बोल रहा है 7 वर्ष बाद मीना की उम्र रीना की उम्र से 2 गुनी हो जाती है, तो रीना की उम्र के 2 गुनी कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, इस m में यहाँ पे इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3r + 7 = 2r + 7, तो ये हो जाएगा 2r + 14 होगा, तो ये हो गया r = 7। तो जब r बराबर यहाँ पे 7 रखेंगे तो m बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 21 मिल जाएगा। और 4 वर्ष बाद निकालना है तो 21 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा 25, ऑप्शन ए। निम्नलिखित अनुक्रम में अगले 2 पदों का योगफल क्या होगा, यानी 2 पदों का योगफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 2 × 2 + 1 क्या होना चाहिए, 5 आ रहा है। फिर 5 × 2 में 3 जोड़ेंगे तब हमें 13 मिलेगा। उसी तरह 13 × 2 में 3 जोड़ेंगे तो हमें 29 मिलेगा। तो ये 2 का पैटर्न तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये 3 वाला फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला हमारा तो नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 5 13 29। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। तो पहला होगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद आएगा 24 25 26 27 28 29 31 37 41 43, उसके बाद है 47, उसके बाद 53, उसके बाद 59, उसके बाद 61 67 71 73, और ऐसे भी आगे जाएगा। हम यहीं तक लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ तक हमें पैटर्न जो मिलना था, ढूंढना था, वो मिल जाएगा। देखिए पहला हमें 2 लिख दिया है यहाँ पे, उसके बाद एक प्राइम नंबर छोड़ दिया है, अभाज्य संख्या छोड़ दिया है, और उसके बाद 5 लिखा है। इसके बाद क्या आया है 13, तो 13 यहाँ पे है। तो इसके बाद कितना प्राइम छोड़ दिया है, 2 छोड़ दिया है। उसके बाद लिखा है 29, तो 29 यहाँ पे है, कितना छोड़ा है, 1 2 3 अभाज्य संख्या छोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 छूटा है, यहाँ पे 2 छोड़ा है, यहाँ पे 3 छोड़ा है, तो हम इस बार क्या करेंगे, 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4। तो हमने 4 छोड़ दिया, तो क्या मिलेगा हमें, अगला मिलेगा हमें 47। 47 के बाद हम क्या करना होगा, 5 छोड़ना होगा। तो 1 2 3 4 5 छोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे हमें मिल गया 73 अगला पद। तो 73 लिख दिया हमने। दोनों का योगफल पूछा है, तो 47 + 73, 7 3 10 के 0 हासिल है, 1 7 4 11 1 12, तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 2 का पावर 2x - 1 + 4x = 2 का पावर x - 1/2 + 2 का पावर x + 1/2 है, तो अनुपात बताना है हमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 का पावर 2x - 1 + 4x बराबर दिया है हमें 2 का पावर x - 1/2 + 2 का पावर x + 1/2। तो अगर हम इस 2 को इसका स्क्वायर करके रख लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रख लेते हैं, 2 का पावर 2x × 2 का पावर -1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर x
बराबर 2 का पावर x इंटू 2 का पावर -1/2 प्लस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1/2। आपको फॉर्मूला पता होगा कि a का पावर b प्लस c है, तो इसे हम लिख सकते हैं a का पावर b इंटू a का पावर c। तो हमने यही किया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 2 का पावर 2x बटे 2 लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 का पावर 2x लिख सकते हैं बराबर ये 2 का पावर x इंटू 1/2 का पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1/2। अब हम यहाँ पे 2 का पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो ये 1/2 प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे 2 का पावर x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस √2। फिर देखिए इस 2 का पावर x को यहाँ पे ला देंगे तो 2 का पावर 2x माइनस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 2×1 3/√2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 से 2 को कटाएंगे तो √2 बचेगा, ये √2 इधर आ जाएगा तो ये √2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 1/2। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। हमें निकालना है इसका मान, तो 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, तो ऊपर बचेगा 1/2, नीचे बचेगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा हमारा 1/3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये तो काफ़ी इजी है। इसको देखिए, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। तो इनके बीच में क्या आना चाहिए, इनके बीच में 9 का स्क्वायर आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 81, क्योंकि इनके बीच का कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। नेक्स्ट है रूट 0.36 बटे में 0.30 का मान लगभग किसके बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं सीधा, दशमलव हटाने के बाद 36/30, क्योंकि 2 दशमलव ऊपर भी है 2 नीचे है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि 36 को 0.36 को लिख सकते हैं आप 36/100, उसी तरह 0.30 को लिख सकते हैं आप 30/100, और जब भाग देंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए इसको 6 × 5 = 30, 6 × 36 √6/5 होगा। इसको भाग देते हैं अंदर, तो 5 × 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, तो 1.2। अगर आप ध्यान दें, अगर इसे हम लिख देते, अगर 121, सपोज 121 बटा अगर 100 लिख देते, ये 0 है अभी, 121 बटा 100 लिख देते तो ये 11/10 हो जाता, यानी 1.1 के बराबर हो जाता। तो 1.1 के ये क्या होगा, ये लगभग इसके नज़दीक होगा, लगभग 1.09 ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है। मेरे बाएं से 17वां अक्षर देखना है। बाएं से का मतलब है कि ए से शुरू करके हम क्यू तक जाएंगे, और क्यू का मान कितना होता है, 17 होता है। तो 17वां ही देखना था, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। दाएं से बोलता 17वां तो दूसरा होता। नेक्स्ट है एक निश्चित धनराशि के लिए यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 है, तो उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का अंतर अगर पूछे जब भी साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो उसका फॉर्मूला होता है P × R/100 का स्क्वायर। P हमें दिया नहीं है, P निकालना है। अंतर दिया है हमें कितना, अंतर दिया है 5 रुपये, P निकालना है। R दिया है 5% बट्टे में 100 का स्क्वायर, 5 × 5 20 × 5 100। तो P बराबर क्या होगा, 5 × 20 का स्क्वायर यानी कि 5 × 400, 4 × 5 = 20, यानी कि 2000 रुपये मूलधन मिल गया हमारा। अब पूछ रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 3 वर्ष का जब अंतर पूछे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, या फिर कैलकुलेट करेंगे तो वही आ जाएगा। P × R/100 का स्क्वायर गुणे 3 + R/100 होता है। देखिए इसका मान तो हमें पहले ही मिला हुआ है यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये हो गया 5, उसके बाद क्या लिखेंगे, गुणे 3 + 5/100, यानी कि हमें P निकालने की कोई आवश्यकता पड़ी ही नहीं। तो 5 × 5 20 × 5 = 100, ये हो जाएगा 5 × 20 × 3 = 60, 61 बटे में 20।
तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 20 3 60, 0 5, 20 5 100, तो ये हो जाएगा 5 3 15.25। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। सीधा आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, P इंटू R/100 का स्क्वायर इंटू 3 + R/100। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो इसके लिए क्या करें आप, सबसे पहले दिशा बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे उसका घर है, 20 किलोमीटर वो गया उत्तर की तरफ, वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर जाता है। तो उसके बाद ये पश्चिम मुड़ गया, इधर यहाँ पे पश्चिम है इस साइड में, तो 12 किलोमीटर मुड़ गया। इसके बाद वो दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि अब 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है, यानी कि यहाँ पे वापस आ गया है। तो इस समय अपने घर से कितनी दूर है, तो देखिए ये टोटल 20 था, 20 में से ये 5 चल लिया है, तो ये कितना बचेगा 15, तो 15 किलोमीटर दक्षिण में उसका घर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी। सॉरी, घर के बारे में नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है कि इस समय वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो ये घर है, तो ये उत्तर दिशा में है, तो हमारा आंसर होगा 15 किलोमीटर उत्तर, 13 का ए। नेक्स्ट है, यदि 12, 22, 32 और 102 का औसत x है और प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है, तो y x - y का कितने प्रतिशत है। दरअसल ये सब 12, 22 नहीं है, ये एक्चुअल में 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। इसका हमें औसत दिया है x और प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया है y। देखिए x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। जब भी स्क्वायर का सम पूछे तो ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे n का मान हमें कितना दिया है, 10 दिया है, ये देखिए 10 टर्म तक है, तो लिखेंगे 10 गुने 11 गुने 10 दूनी 20 21 बटा में 6, तो 2 तिहाई 6, 2 5 10, 3 7 21, तो ये हो जाएगा 11 5 55 गुने 7, तो 7 5 35 और 7 5 35 3 और 385 योगफल आया है। हमें निकालना क्या है, औसत निकालना है। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो n से का मतलब 10 से डिवाइड करेंगे, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा 38, 385 बटा में 10 बराबर 38.5 मिलेगा। ठीक है, ये योगफल था हमें, और ये हमारा x है। x क्या है, औसत है, इन संख्याओं का योगफल है, और योगफल हमारा 385 आया है। अब कह रहा है कि 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है, 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है वो y है। तो इसका एक ट्रिक ये होता है कि जब भी सम संख्याओं का औसत पूछे तो वो होता है n + 1, तो y बराबर क्या होगा n + 1, तो y बराबर n कितना है 10 है, तो 10 + 1 11 हो जाएगा आंसर। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हैं। सम प्राकृतिक संख्याएँ कहाँ से शुरू होंगी, 2 से शुरू होंगी, फिर 4, 6, 8, 10 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगी, 20 तक जाएंगी। अगर 2 आप कॉमन ले लेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये 10 तक हो जाएगा। इसका सम क्या होता है, n इंटू n + 1/2 होता है, और पहले से 2 यहाँ पे है तो 2 गुना कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, सम n इंटू n + 1। हमें औसत निकालना है तो क्या करेंगे, y बराबर n इंटू n + 1 में टोटल n से डिवाइड कर देंगे, n से n कैंसिल हो गया, तो n + 1 हमारा आंसर आ गया, और n का मान हमें दिया है 10, तो y का मान हमें मिल गया 11, तो y मिल गया हमें 11। हमें निकालना क्या है कि y x - y के कितने प्रतिशत होते हैं, 11 बटे x कितना है 38.5 - 11 गुने 100। इसको लिखेंगे 11 बटे, ये हो जाएगा 5 8 1 8 में से 1 गया 7, 27.5 गुने 100। ये 11 दूनी 22, 11 5 55, ये होगा 25 चौके 100। चूँकि यहाँ पे एक दशमलव है तो ऊपर जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 40%। ऑप्शन हो जाएगा 14 का बी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक ये और एक ये, या फिर आप चाहें तो खुद निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 35 और उनका लघुत्तम समापवर्त्य है 90, तो संख्याएँ बतानी है कौन सा होगा। ये 3:5 है, अनुपात दिया है ना, तो 3:5 होगा, सॉरी। तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य, तो देखिए ऐसे केस में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं पहली संख्या क्या होगी 3x होगी और दूसरी संख्या 5x होगी, तो एलसीएम इनका निकालेंगे 3x और 5x का, तो ये क्या होगा 15x होगा। ठीक है, और 15x बराबर दिया है हमें 90, तो x बराबर कितना हो गया 6,
तो इसमें हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 18 और इसमें जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि 18 और 30 वो दोनों संख्याएं हैं। क्वेश्चन 16, मोहिनी दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब वह 45 डिग्री वामावर्त मुड़ती है और 10√3 मीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो मान लेते हैं मोहिनी यहाँ पे है, अभी फ़िलहाल दक्षिण की ओर चल रही है 10 मीटर। उसके बाद वो बाएं मुड़ती है, तो मेरा दाहिना इसका बायां होगा, यानी 10 मीटर यहाँ पे चली है। उसके बाद वो 45 डिग्री वामावर्त घूमती है। तो देखिए क्लॉक की जो दिशा है घड़ी की, वो इसे ऐसे घूमती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, हिंदी में दक्षिणावर्त। जब ऐसे घूमेंगे हम तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो मोहिनी का मुंह अभी किधर होगा? मोहिनी का मुंह अभी इधर होगा, इधर की तरफ वो देख रही होगी। वो वामावर्त मुड़ती है, यानी कि किधर मुड़ेगी? इधर मुड़ेगी। तो कितना मुड़ी है? 45 डिग्री। तो हमने 45 डिग्री ऐसे इसको मुड़ा दिया है। मुड़ने के बाद कितना चली है? 10√3 मीटर। 10√3 मीटर लगभग ऐसे हो जाएगा। इतना लंबा लाइन हमने क्यों पारा है कि 10 गुने √3 का मान होता है 1.73205, तो ये हो जाएगा लगभग 17.3 मीटर। ये 10 है तो इससे थोड़ा बड़ा ही होगा, इसलिए ये लाइन यहाँ तक आ गया है। अब बोला है कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे? प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसको ये पैरेलल लाइन मिला देते हैं, इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं और ये ऐसे। ये दिया है 45 डिग्री, ये है 90, तो ये भी क्या होगा? 45 होगा। ये भुजा दिया है हमें 10√3 मीटर प्रश्न में। तो आपको पता है कि जब आधार का कोण बराबर होगा तो ये भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय x² + x² बराबर 10√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2x² बराबर 10√3 का, इसको लिख सकते हैं 100 का 100 × 3, 100 × 3। अब इसको कटा देते हैं, ये हो गया 50। तो x बराबर हो जाएगा √150। 150 को लिख सकते हैं 25 × 6 और x बराबर 25 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा 5√6, यानी कि ये वाला मान हमें मिल गया 5√6। ये भी 5√6। हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इस लाइन को हम यहाँ तक मिला देते हैं। तो ये एक त्रिभुज बन गया A, B और C, ये एक राइट एंगल त्रिभुज बन गया है। तो देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का ये भी 10 होगा। तो ये वाला BC कितना होगा? BC बराबर कितना हो जाएगा? 5√6 में से 10 घटा देंगे, BC मिल गया हमें। AC कितना होगा? तो AC बराबर होगा, ये इतना दिया है 10, इसको यहाँ से अगर मिला दे 10 है, और ये वाला दिया है टोटल 5√6, तो 10 + 5√6 हो जाएगा। तो हमें पता है AB² बराबर क्या होना चाहिए? AC² + BC²। ठीक है, हमें AB निकालना है, तो AB बराबर हो जाएगा √ इसका AC²। AC क्या है? 10 + 5√6 का होल स्क्वायर प्लस BC², यानी कि 5√6 - 10 का होल स्क्वायर। तो अब इसको ओपन कर दीजिए। इसको भी ओपन करने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं कि देखिए A को मान लीजिए 5√6, B को मान लीजिए 10। तो आपको पता होना चाहिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कि A + B का होल स्क्वायर प्लस A - B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये हो जाएगा A² + B² + 2AB, और ये होगा A² + B² - 2AB। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × A² + B² हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 10 का स्क्वायर 100 और B² 25 छके 150, 150 हो जाएगा। तो 250 में गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 500। 500 को लिख सकते हैं 100 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 10√5। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। 5 वर्ष पूर्व x1, x2, x3 और x4 की औसत आयु दी है 50 वर्ष, यानी कि x1 से लेकर के x4 की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो 50 × 4 यानी कि 200 हो जाएगी। उसी तरह x5 को भी साथ जोड़ दें। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 5 वर्ष पूर्व की है, यानी कि हम क्या करेंगे? औसत में 5 जोड़ना होगा, यानी कि ये होगा एक्चुअल। अगर वर्तमान औसत पूछे तो ये होगा 55 वर्ष। इसको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि x1 की वर्तमान आयु मान लेते हैं x1 है, और तो ये 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x1 - 5 होगी। x2 की x2 - 5 होगी। x3 की x3 - 5 होगी, और x4 की x4 - 5 होगी।
ये 5 वर्ष पूर्व आयु। ये कितना है औसत इसका 50, तो 50 में हमने 4 से गुणा कर दिया, तो x1 से लेकर के x4, और ये कितना हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 20 जाएगा इधर, तो 100, ये 50 गुने 4 200 और प्लस 20 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 220। अब देखिए x5 को भी साथ जोड़ दें तो पाँचों की वर्तमान औसत आयु 56 वर्ष है, यानी x1 से लेकर x4 और इसमें हमने जोड़ दिया x5, तो इसका कुल आयु कितना हो जाएगा 56 गुने 5 यानी कि 280। हमें निकालना क्या है x5 की वर्तमान आयु, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा x5 बराबर 280 माइनस 220 बराबर 60। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला है कि सभी जेड वाई हैं, तो ये जेड बना लेते हैं, ये हो गया हमारा सभी जेड वाई हैं। कुछ वाई बी है तो कुछ वाई बी है। अब कह रहा है कुछ बी जेड नहीं है तो कुछ बी जेड नहीं है, तो बिल्कुल ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे और ये स्टेटमेंट सही हो जाता कि कुछ वाई जो है वो बी है, तो इसलिए हमने उधर ड्रॉ किया है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको हम गलत मान लेते हैं कि कुछ बी जो है जेड नहीं है। दूसरा है कुछ वाई जेड नहीं है, कुछ वाई जेड नहीं है, ऐसा गलत है क्योंकि कुछ वाई जेड तो है, कुछ जेड वाई है, कुछ जेड वाई है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सिर्फ होगा 3, यानी कि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह अन्य से अलग है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं H8, J10, V22, ये होगा B2, I9, X24, ये होगा F6, G7, O15 और ये होगा S19, K11, N14। तो इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि इस दोनों को जोड़ के जो आएगा उसमें 3 से भाग दे देना है, तब हमें क्या मिलेगा 10, जो कि बीच वाले के बराबर होगा। 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 3 से भाग देंगे तो ये लगभग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बीच वाले के बराबर नहीं है। 15, 6, 21, 21 में 3 से भाग देंगे तो ये 7 आएगा, जो कि बीच वाले के बराबर है। 19, 14, 33, 33 में 3 से भाग देंगे तो ये 11 के बराबर आएगा, जो कि बीच वाले के बराबर है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ये अन्य से अलग है। एक कूट भाषा में शब्द लेट को 38 लिखा जाता है, तो शब्द मेक को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो एल क्या होगा 12, A1, T20, E5, तो 5 2 7 1 8 3, तो 38, यानी कि इनका योगफल दिया है। तो M13, A1, K11, E5, तो 5 3 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 2 1 3, 30। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यदि साइन ए बराबर 5 बटा दे रहा है तो tan ए का मान क्या होगा? तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। इसका मान दिया है 5 बटा 13, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 169 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 144 और ये हो जाएगा हमारा 12। आप सीधा 12 भी लिख सकते थे, लेकिन ये समझने के लिए मैंने लिखा है। तो tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है हमें? लंब है 5, आधार है 12, तो 5 बटे 12 यानी 21 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 1/5 एवं पांचवा पद 1/3 है तो श्रेणी का 15वां पद क्या होगा? तो समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP बोलते हैं इसे। तीसरा पद दिया है, तो देखिए किसी भी श्रेणी समांतर श्रेणी का पद लिखना हो तो a + n-1 × d लिखा जाता है, यानी nवां पद लिखना हो तो n-1 कर देते हैं। तो हमें T3 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? a + 3-1 × d, और ये किसके बराबर दिया है? ये दिया है 1/5 के बराबर। उसी तरह हमें दिया है पांचवा पद यानी कि T5 बराबर a + 5-1 × d, यानी कि ये किसके बराबर है? 1/3 के बराबर, यानी a + 4d बराबर 1/3 और a + 2d बराबर 1/5। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4d को 1/3। अब घटा देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा -2d, ये 1/5 में से 1/3, तो ये कितना हो गया 15, 5 3 15, 3 5 15, -2/15, यहाँ पे -2d है, 2 से -2 कैंसिल,
तो डी बराबर हमें क्या मिला, 1/15 मिला है, यानी सार्वंतर हमें मिल गया 1/15। तो पहला पद निकाल लेते हैं। पहला पद क्या होगा, 1/3 माइनस 4D, तो 1/3 माइनस 4/15, तो ये हो जाएगा 15, 3 5 15, 4 का 4 हो जाएगा 1/15, यानी प्रथम पद हमें मिल गया 1/15 और सार्वंतर मिल गया हमें 1/15। हमें निकालना क्या है, 15वां पद निकालना है। तो जैसा कि मैंने कहा Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी T 15 बराबर क्या होगा, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 14D। तो ये कितना हो गया, a 1/15 है और 14 इंटू 1/15, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 14/15, यानी कि 15/15 1, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा आरेख मानव शिक्षकों और स्नातकों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो देखिए, मानव एक क्या है, सबसे बड़ा सेट है, इसके अंदर कुछ शिक्षक आएंगे और बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिन्होंने स्नातक किया होगा, तो ये ऐसे इंटरसेक्ट करा सकते हैं। तो ये जो बड़ा वाला है ये दिखा रहा है मानव है, ये स्नातक है और ये शिक्षक है, क्योंकि सभी स्नातक शिक्षक नहीं हो सकते। सभी शिक्षक स्नातक हो सकते हैं लेकिन सभी स्नातक शिक्षक नहीं हो सकते, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। जब एक उत्पादक अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% कमीशन देता है तो उसे 8.8% का लाभ होता है। यदि कमीशन 24% कम कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है MP/CP क्या होगा, छूट जो मिल रहा है वो मार्केट प्राइस पे नहीं, क्रय मूल्य पे हम लोग घटा देते हैं, तो 36 घटा देंगे और जो लाभ है वो ऊपर 8.8 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 108.8 और ये हो जाएगा 64। अब कटाते हैं तो इसको 8 8 64, 8 एकम 8 बचेगा 2 और 8 3 24 बचेगा 4 8 और 6 48, इसको कटाएंगे तो 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 8 7 56। 1.7 का मतलब है कि 17 हम 10 लिख सकते हैं, यानी MP/CP हमें मिल गया 17/10। अब कह रहा है कि 24% कमीशन कम कर दिया, पहले 36 था 24 कम कर दिया, तो कमीशन कितना हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट जो है वो हो गया 12%। ठीक है, तो देखिए CP और SP, CP कितना है हमारा 10 है और हमारा कमीशन जो 12% है वो छूट किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे देते हैं। मार्केट प्राइस कितना है, 17 है, तो 17 का 12% छूट देंगे तो ये हो जाएगा 88/100, यानी 88% पे उसने बेचा है। बेचा है मतलब विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 17 × 88/100। अब क्या करते हैं, 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 और ये 17 8 36 से तो 6 हासिल 13, फिर 17 8 36 से 136 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 149, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये। तो 1000 के यदि क्रय मूल्य है तो हम बेच रहे हैं उसको कितने में, 496 में, तो लाभ कितना हो रहा है 496 का, क्रय मूल्य कितना है 1000 गुणे 100, ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज लाभ हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 49.6%, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित सादृश्य में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न सूचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। पियानो का फेट से है तो सितार का क्या होगा, पी का क्या होता है 16, I9, A1, N14, O15, F का 6, A1, I9, D4, E5। तो इसमें किसमें इसमें अंतर है -10 का, इसमें है -8, इसमें +8 और इसमें -10 और इसमें फिर -10 है। तो इसका देखते हैं क्या इसी तरह ये फॉलो कर रहा है या नहीं। S19, I9, T20, A1, R18, तो -10 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, -8 करेंगे तो 1, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 20, 8 28, 28 में से 26 घटेगा तो 2 हो जाएगा, इसमें 10 घटाएंगे, इसको 27 मान लेते हैं तो ये 17 हो जाएगा और ये 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये हो गया I, A, B, Q और ये हो जाएगा H। तो देखिए BQ तो इसी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, IA है और H है, IA और H, बाकी किसी में नहीं है, ना इसमें है ना ही इसमें है। तो ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई पैटर्न इसमें नहीं है। यदि आपको मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसे पिन कर दूंगा। एक राशि जो 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी गई है तो 482 रुपये अधिक कमाएगी यदि ब्याज दर की वार्षिक की अपेक्षा अर्धवार्षिक रूप से दिया हो, तो वो राशि क्या है। तो देखिए, पहले सब हम क्या करेंगे, इस 20% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2 वर्षों का,
तो इसका समतुल्य जो प्रतिशत है, जो दर है समतुल्य दर क्या होगा? समतुल्य दर यानी कि इक्विवेलेंट रेट ये होता है 20 + 20 + 20 × 20/100। तो ये हो जाएगा 40 और प्लस 0 से 0 2 0 कैंसिल 4, यानी कि 44% होगा 2 वर्षों के लिए कुल दर। उसी तरह हम निकाल लेते हैं जब दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो इस केस में क्या होगा? तो अर्धवार्षिक रूप से यानी 6 महीने का अब 1 साल हो जाएगा, तो 2 वर्ष जो समय है वो हो जाएगा 4 और जो दर है वो हो जाएगा 10। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी समतुल्य दर निकाल लेते हैं। समतुल्य दर क्या होगा? तो पहले 2-2 साल का लेते हैं, जैसे 10 10 10 और 10 है, तो पहले इन दोनों को लेते हैं, फिर जो आएगा इसमें से इसको ले लेंगे, फिर इन दोनों का जो आएगा इसको इसके साथ ले लेंगे। तो देखिए 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये 20 + 21% हो गया। अब क्या करेंगे, 21 का इस 10 के साथ लेंगे, 21 + 10 + 21 × 10/100, इस 0 से 0 कैंसिल, तो ये 31 + 2.1 यानी कि 33.1% हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 33.1 का इसके साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा 33.1 + 10 + 33.1 × 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 43.1 + 33, तो ये 1031 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल? 1446.41% हो गया हमारा दर, इक्विवेलेंट दर। तो अब देखिए ये बोल रहा है अधिक कमाएगी, यानी कि इसका और इसका, इन दोनों का अंतर हमें कितना होगा? ये होगा 2.41%। ये किसके बराबर दिया है? ये दिया है 482 के, यानी कि 1% किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे ये 2 बार में कटेगा और 2 0 आ जाएगा, यानी 1% 200 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 200 × 100, तो 20,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंकगणितीय श्रेणी का 30वां पद क्या है? तो देखिए हर एक संख्या में 4 जुटा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कितना हो गया? 4 हो गया। प्रथम पद क्या हो गया? 4 दिया है। तो 30वां पद निकालने के लिए क्या होता है? Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। तो T30 बराबर क्या होगा? a + 30 - 1 × d। a दिया है हमें 4, ये हो जाएगा 29 × d दिया है 4, तो ये हो गया 30 × 4 यानी कि 120 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 10 वर्ष पूर्व राम की आयु राहुल की आयु से 3 गुना थी और 10 वर्ष पश्चात राम की आयु राहुल की आयु से 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? मान लेते हैं राम की वर्तमान आयु x है, राहुल की y है, तो 10 वर्ष पूर्व राम की आयु कितनी होगी? x - 10 और राहुल की होगी y - 10। और ये बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले राम की आयु राहुल की आयु की 3 गुनी थी, तो ये हमने कर दिया x - 10 बराबर 3y - 30, तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर -20। ये हमें पहला समीकरण मिल गया। दूसरा देखिए 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात x y उम्र है उनकी, 10 वर्ष पश्चात राम की आयु x + 10 होगी और इसकी y + 10 होगी। राम की आयु राहुल की आयु की दुगनी होगी, तो ये दुगना कर दीजिए इसको, तो x + 10 बराबर हो गया 2y + 20, तो x - 2y बराबर 10। ये दूसरा समीकरण मिल गया। अब इन दोनों को हल कीजिए, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे x - 2y बराबर 10, ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये -y - 30, तो y बराबर हमें क्या मिल गया? 30। उसके बाद देखिए उनकी वर्तमान आयु निकालना है हमें, तो y जब 30 मिल गया तो हमें x निकालने के लिए क्या करेंगे? x - 2 × 30 बराबर 10, तो ये हो गया 30 दूनी 60 और 10 70। हमें क्या करना है? अनुपात निकालना है, तो 70:30 बराबर 7:3 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लड़कों की एक पंक्ति में सतीश दाएं से 12वां तथा बाएं से चौथा है, तो टोटल कितने लड़के हो जाएंगे? ये सतीश देखिए दाएं से आ रहा है इधर, तो 12 पे है और बाएं से 4th पे है, तो टोटल 12
प्लस 4 माइनस 1, तो 16 में से गया 15, यानी टोटल कितने लड़के हैं? 15 लड़के हैं। अब कह रहा है कि इस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए जिससे इनकी कुल संख्या 28 हो जाए। तो 28 में से हम क्या करेंगे? 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13, यानी 13 लड़के शामिल करेंगे तो हमें इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में प्याले हैं जिनमें से 5% टूटे हुए पाए गए। वह शेष में से 93% प्याले बेच देता है तथा उसके पास 532 प्याले बच जाते हैं। तो शुरुआत में उसके पास कितने प्याले थे? देखिए, मान लेते हैं कि उसके पास कुल प्याले x थे, तो x में से 5% टूट गए तो कितना बचेगा? 95%, यानी 95/100। उसके बाद क्या किया? शेष का 93% बेच दिया तो कितना बचेगा? 7/100 बचेगा। और कह रहा है कि उसके पास अंत में 532 बच रहे हैं, तो ये 532 के बराबर हो जाएगा। अब इसको कटा देते हैं। ये 7 से कम 7, 7 7 49, बचेगा इसमें 4, 7 6 42। उसके बाद देखिए ये 19 5 95, 19 चौक 76, 20 बार में ये कट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया? 20 चौक 80 और इस पर 2 0, यानी कि 8000 ऑप्शन हो जाएगा 30 का C। नेक्स्ट है, यदि 10 4 के समतुल्य है, 18 6 के, 30 8 के, तो 48 किसके बराबर होना चाहिए? तो देखिए, जो लॉजिक वो ये है कि 4 में 1 से गुणा करके 6 जोड़ दिया है तो 10 आ गया। फिर 6 में, इस 6 में 2 से गुणा करके 6 जोड़ दिया है तो 18 आ गया। उसी तरह इस 8 में 3 से गुणा करके 6 जोड़ दिया है तो 30 आ गया। उसी तरह 48 के लिए मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो x में हम क्या करेंगे? 1 2 3, तो 4 से गुणा करेंगे और इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए? 48 के बराबर आना चाहिए। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 42/4, यानी कि ये 2 21/2, जो कि हमारे आंसर में नहीं है। 21/2 को लगभग किसके बराबर होगा? 10.5 के। चूँकि ऑप्शन में 10.5 नहीं है तो हम टिक ए चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास और कोई लॉजिक है, तर्क शक्ति है इसे सॉल्व करने का, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि दूसरों को हेल्प हो सके। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का GCD 9 है और LCM 108 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू GCD को ही हम HCF बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, ऐसा करके बोल सकते हैं LCM। तो पहली संख्या हमें दी है 27, दूसरी निकालनी है। HCF दिया है 9, LCM दिया है 108। तो 9 3 27, 3 9, 3 6 18, यानी x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 36। तो ऑप्शन हो जाएगा B। यदि 53 बराबर 10, 78 बराबर 49 है तो 67 किसके बराबर होगा? तो इसको ध्यान से देखिए, ये क्या किया है कि 5 गुने 3 में पहला जो डिजिट है उसको घटा दिया है तो हमें मिल गया है 10। इसमें देखिए क्या किया है कि 7 गुने 8 में पहला डिजिट 7 घटा दिया है तो 7 8 56, 56 में से 7 जाएगा तो 49। उसी तरह हम क्या करेंगे? 67 के लिए 6 गुने 7 में से 6 घटा देंगे तो 7 6 42 में से 6 जाएगा तो 36 बचेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट है, न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुनी से ज़्यादा हो जाएगी। देखिए 20% का मतलब क्या होगा? 1/5 होगा, यानी कि अगर 5 रुपये लगाते हैं तो हमें कितना मिल रहा है? 6 रुपये मिल रहा है 1 साल बाद। तो अगर हम 25 इसका स्क्वायर कर दें दूसरे साल के लिए तो ये हो जाएगा 36। तो कितना है? 25 का दुगना हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये दुगना नहीं है, ये दुगना नहीं है। उसके बाद देखिए 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 36 का में 6 गुणा करेंगे 216 हो जाएगा। तो ये 125 में 2 से गुणा करेंगे तो 250 आना चाहिए, ये भी दुगना नहीं है, हमें दुगने से ज़्यादा चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो 5 का इसमें करेंगे तो ये 625 हो जाएगा और ये 216 में 6 से गुणा करेंगे, 6 जाके 36 के 6 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296। तो 625 का दुगना कितना होगा? तो ये होगा 1250 और ये 1250 से ज़्यादा है और हमें यही चाहिए था। तो ये कितनी बार में हुआ है? 4 साल में हुआ है। तो 4 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित आकृति की सही जल प्रतिबिंब को चुनिए। तो हमें जल प्रतिबिंब चुनना है, यानी कि हमारा जो मिरर है, जो दर्पण होगा, लगभग ऐसा नीचे रखा हुआ होगा। तो ये जो एरो मार्क है ये ऐसे आ जाएगा,
ठीक है। तो ऐसे में जो भी है ये है 1 और ये है, ये B और D नहीं होगा। अब हमें देखना है कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। तो देखिए ये वाला एरो, ये वाला जो गोल है पहले आएगा एंड इधर वाला आएगा एरो मार्क, इसमें ये उल्टा आ गया है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका 35 का ए। 1110 को ए, बी और सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु त्रुटिवश इसे 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया गया है। तो इस वितरण के कारण सी को कितना अधिक धनराशि प्राप्त हुआ है, प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, ए, बी और सी को हमें दिया है कितना 1/4, 1/5, 1/6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भिन्न से हटाएंगे। तो 4 और 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 12 पचे 60, 6 दहा में 60। यानी धन राशि बांटा गया है 15, 12, 10 के अनुपात में, और वास्तव में बांटना कितना था, 4, 5, 6 के अनुपात में। तो पहले देखिए इस केस में सी को कितना धनराशि मिलेगा, तो 15, 12, 10, 27, 10, 37, 37 बराबर है 1110 के। तो ये हो जाएगा 3 बार में ये कट जाएगा, 37 3 111, 30, यानी 1 बराबर है 30 के। हमें सी का मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 300। यानी कि जब इस अनुपात में हमने बांटा तो सी को मिला है 300 रुपये। अब देखते हैं अगर 4, 5, 6 के अनुपात में अगर हम बांटते तो सी को कितना मिलता, 4:5:6, 6 4 10 5 11, 11 किसके बराबर होगा, 1100 के, सॉरी ये 15 होगा, 11 नहीं। तो 15 में कटाएंगे इसको, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21, 3 चौके 12, यानी 74 यूनिट। तो सी का मान निकालना है तो कितना होगा, 6 × 74, यानी कि 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 7 छक 42, 2 44। उसको मिलना था 444 रुपये, मिला है 330 रुपये। तो कितनी अधिक धनराशि प्रतिशत में प्राप्त हुई है, तो 444 माइनस 300 बटा में 300 गुने 100। बटे में 300 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वास्तव में उसे 300 रुपये ही मिलना था, तो हम तुलना उसी से करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 144 ऊपर आएगा, 4 4 नीचे 3 गुने 100, 3 चौके 12, 3 8 24, सॉरी ये 0 कट चुका है पहले ही। तो ये होगा 48% उसको धनराशि अधिक मिला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृति की सही छवि होगी। तो इसको सीधा आप चाहें तो यहीं पे बना सकते हैं। ये लाइन ऐसे गया है, तो यहाँ से इस कोने से ये लाइन शुरू होगा, ये जो पहले है यहाँ पे, और ये लाइन ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा, चूँकि ये ऐसे है तो ये ऐसे होना चाहिए, सिमेट्रिक सममित होना चाहिए। फिर ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा। तो आप देख लीजिए, इसमें ये वाला गोला सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये वाला गोला सही है। अब हमें पता करना है कि ये जो क्रॉस मार्क है ये तो नीचे का नीचे ही रहेगा। तो इसमें देखिए ये क्रॉस मार्क ऊपर चला गया है, ये नीचे है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, एक राशि के 36% का 80% का 30% 216 है, तो राशि क्या है। मान लेते हैं राशि x है, तो इसका 36% का मतलब गुणा 80% का 30% कितना है, 216 है। तो 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको कटाइए, 36 छके 216, फिर ये कितना बार में 2 तिहाई 6, 3 कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 से ये कटेगा 25, तो x बराबर कितना हो गया 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, B2 X24 F6, उसके बाद है D4 V22 I9 F6 T20 L12 H8 R18 वो 15। तो हमें बताना है 2 दूनी की ये 4 हो जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, तो 8 2 कितना होना चाहिए 10, 10 किसका होता है J10 का होता है। उसके बाद देखिए 24 में से 2 घटा है 22, 22 में 2 घटा है तो 20, 20 में 2 घटा है 18, 18 में 2 घटेगा 16, 16 होता है P का। उसके बाद इसको देखिए 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 3 18, 18 होता है R का, तो JPR हमारा आंसर हो जाएगा B। 3 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु की कीमत कुल 65% बढ़ी यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रमशः 20% और 25% लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।
तो देखिए मान लेते हैं ए एक पर्सन है, इसने क्या किया, कोई वस्तु है 100 रुपये की, उसने इस पे दाम बढ़ाया 20% और 120 रुपये में बी को बेच दिया, यानी 20% इसने लाभ कमाया। ठीक है। और उसके बाद बी ने क्या किया, बी ने इस पे दाम बढ़ाया और इसको 25% लाभ पर बेच दिया सी को। सी ने इस पे दाम बढ़ाया और इसने किसी को बेच दिया, मुझे नहीं पता कि ये कितने परसेंट पे बेचा, मान लेते हैं X% पे इसने बेच दिया किसी पर्सन को, और टोटल तो जो दाम बढ़ के हो गया वो हो गया 165 रुपये। ये 165 कैसे आया, ये 65% कीमत कुल बढ़ी है 3 हाथों से गुजरने के बाद, यानी पहला हाथ, दूसरा हाथ और ये तीसरा हाथ, चौथे हाथ पे जाके रुक गया है, तो उस पर्सन का हमें कुछ काउंट नहीं करना है। तो 100 रुपये की वस्तु थी, ए ने बेचा इसे 120/100 में, फिर बी ने बेचा 125/100 में, 25% लाभ कमाया, और सी ने बेचा इसे 100 + X% लाभ पे बटे में 100 बराबर कितने में बिका, ये 165 रुपये में बिका। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 छके 120, 20 पचे 100, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, तो 100 + X बराबर कितना होगा, 55 दूनी 110, तो X बराबर मिलेगा हमें 10%, यानी कि 10% लाभ पे सी ने बेचा था। नेक्स्ट है संख्या पाई माइनस 22/7 क्या है। तो इसका तो एक ही तरीका है, यदि आपका पाई का मान एटलीस्ट कम से कम 3 स्थानों तक याद होता अगर आपको, जैसे पाई का मान होता है 3.1415 और भी होता है आगे, लेकिन मैं इतना याद रख के चलता हूँ। उसी तरह अगर 22/7 का आपका मान याद नहीं है तो ये भाग दे के देख सकते हैं कि 17 21 बचेगा, ऐसे दे लीजिए 17 21 बचेगा 1 0 7 एकम, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, 7 एकम 7 बचेगा 3 0, 7 चौक 28 बचेगा यहाँ पे 2 0, 7 दूनी 14, फिर 6 0, 7 8 56, यानी 22/7 का मान हमें कितना मिला है, 3.1428। इसको यहाँ से 9 हटा दीजिए समझने के लिए। तो अब देखिए कि 314 तो सेम है, ये 15 हो रहा है, ये 28 है, यानी कि पाई में से 22/7 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि पाई क्या है 22/7 से छोटा होता है। तो आंसर क्या होगा 41 का ए ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सादृश्य में ए और बी 2 अंकीय संख्याएं हैं। ए अनुपात दिया है 297 और 534 बी, तो ए + बी का मान क्या हो सकता है। ए और बी क्या है, 2 अंकीय संख्याएं हैं। देखिए इसका लॉजिक क्या हो सकता है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और ये 534/b हमें निकालना है ए + बी का मान। तो 297 ए से कैसे जुड़ा है ये हमें पता करना है, यानी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कुछ हमें मिलेगा नहीं, और ये अनुपात भी अलग है बिल्कुल, तो ऐसे तो नहीं होगा। बस हमें ये पता करना है कि ए और 297 में क्या रिलेशन है। तो देखिए अगर आप ए बोला है 2 अंकीय संख्याएं हैं, ठीक है, तो ए को हम मान लेते हैं 17 का स्क्वायर करके इसमें 1 + 7 यदि जोड़ेंगे आप, 17 17 कितना होगा 289 + 8, तो ये हो गया 297। उसी तरह बी दिया है 534 के इक्विवेलेंट है, मतलब पहले दिया है या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हम b को 23 मान लें, ये मैं खुद से मान रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक एक्चुअल में है नहीं। 23 पास 529 होगा, और 29 में हम क्या जोड़ेंगे 2 + 3 इसके अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा 529 + 5, ये होगा 534। 534 के बराबर आ रहा है, तो 17 + 23 कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 40। तो ऑप्शन होना चाहिए सी। इसके अलावा यदि आपको और कोई लॉजिक मिलता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि दूसरों को हेल्प हो सके। नेक्स्ट है 12/18 का तृतीयानुपाती x और 7 x है तथा 7 11 14 का चतुर्थानुपाती y है, तो इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए यदि 12/18 x ये तृतीयानुपाती हैं तो 12/18 बराबर 18/x होगा, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 9 18, तो x बराबर हमें क्या मिल गया 27। ये चतुर्थानुपाती है 7 11 14 y, तो इसमें क्या होता है 7/11 और 14/y, तो ये हो गया 7 दूनी 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा 22। अब यहाँ से हमें क्या करना है 3y + 2x, तो 3y मतलब 3 × 22 + 2x यानी 2 × 27
बटे में 6y माइनस 6x। तो 6 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस एक्स यानी 22 माइनस 27 हो जाएगा। ऊपर देखिए 22 3 66, 27 दूनी 54 बटे में 6 इंटू माइनस 5। तो 6 4 10, 6 5 11, 12 120 ऊपर होगा, नीचे 6 5 30 होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया -4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 43 का सी। नेक्स्ट है एक निश्चित कोड में फैंटा को इस तरीके से लिखा गया है और उसी कोड में क्रिकेट को कैसे लिखा जाएगा। तो F देखिए 6 A1 N14 T20 A1 L12 G7 T20 Z26 G7। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें 6 जुटा है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, यानी सब में 6 जोड़ना है। तो क्रिकेट का क्या होगा C3 R18 I9 C3 K11 E5 T20। इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 9, 18 6 24, 9 6 15, 3 6 9, 11 6 17, 5 6 11, 20 6 26। I9 होता है, उसके बाद X 24 O 15 I9 Q 17 K 11 Z 26। तो IX Y K Q Z ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है नीचे दी गई सारणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि इस 42 को जो डिजिट है उसको एक बार जोड़ दिया है 4 2 6 और एक बार गुणा कर दिया है 4 दूनी 8। उसी तरह 63 में का 6 3 9 और 6 3 18, 94 का 9 4 13, 9 चौके 36। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। तो इस केस में जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा सी। आप चाहें तो बाकी का भी चेक कर सकते हैं, मैं इसका चेक करके दिखा देता हूँ। 12 और 3 को हमें क्या करना है, आपस में बदलना होगा। यानी 108 भागा 12 है तो हम क्या करेंगे, भागा 3 कर देंगे, माइनस 126 भागा ब्रैकेट में 5 गुने 3 को हम 3 को 12 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ 12 है तो हम 3 कर देंगे, यहाँ 3 है तो 12 कर देंगे, यहाँ 12 है तो 3 कर देंगे, प्लस 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 36 3 108 माइनस 126 भागा 12 5 60 प्लस 3 63 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 63 दूनी 126 प्लस 4, तो 36 में से 2 गया तो ये कितना बचेगा, ये 34 प्लस 4 38, क्योंकि 38 ऑप्शन में नहीं है और बाकी जो रखेंगे वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन कह रहा है वो शायद ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ 2 को ही आपस में बदलना है, ना कि सबको। तो जैसे देखिए 12 और 3 को बदलना है, अगर सिर्फ हम इसको बदलें और इसको न बदलें तो तब ये क्या होगा, 12 9 8 होल से यानी कि 9 माइनस 126 बटे में 63 प्लस 4, तो ये होगा 9 माइनस 2 प्लस 4, 9 4 13 में से 2 गया 11, तब आंसर हमारा 11 आ जाएगा। लेकिन इस तरीके के जब भी रीजनिंग में सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ 12 है वहाँ 3 लिख देते हैं और जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पे हम 12 लिख देते हैं। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप चाहें तो चैलेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यदि कोई और सॉल्यूशन मिलता है तो ज़रूर कमेंट करें। यदि x एक अशून्य परिमेय संख्या है, यानी x क्या है, बड़ा है 0 से, और y एक अपरिमेय संख्या है, तो सही विकल्प चुनना है हमें। देखिए x अपरिमेय x क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि x बराबर क्या हो सकता है, 1 माइनस 1 2 1/2 3/2 माइनस 8/7, कुछ भी हो सकता है इसमें से। y क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी √2 हो सकता है, -1/√3 हो सकता है, √7/8 हो सकता है, 2 प्लस √3 हो सकता है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कह रहा है कि x इंटू वाई, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय है, तो ये बिल्कुल गलत है। उदाहरण के लिए आप 2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलके 2√2 हो जाएगा, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो ये याद रखना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। तो b भी गलत हो गया, c भी गलत हो गया, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 5,510 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी सामान को 4,009 में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 7,500 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x है, तो इतने पे जब बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है और इतने पे बेच रहा है तो उसे हानि हो रहा है, और दोनों ही बराबर है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमें क्या मिल गया, लाभ, और क्रय मूल्य माइनस 4090
करेंगे तो ये हानि मिल गया और दोनों ही क्या बोला है, बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 2x बराबर क्या होगा, 5510 प्लस 4090। तो 2x बराबर होगा 0, 9 1 10 के 0, हासिल 1, 5 1 6, 5 4 9, 9600 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 4800। अब कह रहा है कि यदि हम 7500 में बेचते हैं तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो 7500 माइनस 4800 बटे में 4800 गुने 100, यही होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, ये परसेंटेज प्रॉफिट होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 75 में 48 घटाएंगे तो 15 से 8 जाएगा 7 और 6 से 4 गया 2, 27 बटे 48, 3 बार में जाएगा, 3 9 27, 16 3 48, 9 बटा 16। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 0 बचा है, ये याद रखना है, मैं भूल गया था। तो 16 5 क्या होगा, 80 होगा, बचेगा 10, 0 16 6 96, यानी कि 5 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। नीचे पासे की 3 स्थिति दी गई है, 4 वाले फलक के साथ सटे हुए फलकों पर क्या आ सकता है। तो देखिए यहाँ 4 है, ये 3 और 5, 3 और 5 सेम है, यानी कि 4 के विपरीत क्या होगा, 7 होगा। 4 के विपरीत हमें क्या मिला है, 7 मिला है। तो इसका मतलब ये है कि 7 जो है वो सटे हुए फलक पर तो नहीं होगा क्योंकि ये विपरीत में है। तो इसके अलावा जो भी बचेगा जैसे 3 5 6, ये सब क्या हो सकते हैं, इसके सटे हुए फलक के साथ हो सकते हैं, लेकिन 7 के साथ तो नहीं होगा। ऑप्शन में जहाँ जहाँ 7 है उसको कट कर दीजिए, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1/3 और 1/2 के मध्य नहीं है। तो देखिए 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.33 और 1/2 को लिख सकते हैं 0.50, यानी इसके बीच में हमें कोई संख्या, सभी संख्याएं होंगी जो इससे छोटी होंगी और इससे बड़े होंगी, वो इसके मध्य में नहीं आएंगी। तो ये 5/12 कितना होगा, बर चौक 48, 4, ये 4 इसके बीच में आएगा, तो ये तो इसके मध्य में है। 3/7 यानी 30/7, 7 चौक 28, ये भी इसके बीच में आएगा। 5 चौक 20, ये भी इसके बीच में आएगा। ये इस ऊपर 0 अगर लगाते हैं तो 8 छक 48, 2 0, 8 दूनी 16, 5 ऐसा करके कुछ आएगा। ये क्या है, इससे बड़ा है, यानी ये मध्य में नहीं आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 5 का ए। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत 7/72 है। तो इन संख्याओं में से न्यूनतम संख्या इन संख्याओं के लसप का कितना प्रतिशत है। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं x है, तो दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या की दोगुनी है, यानी कि ये 2x हो जाएगी। फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुना है, यानी ये 2x है तो ये 4x हो जाएगा। तो संख्याएं तो हमें मिल गई। अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का औसत, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/4x प्लस 1/2x प्लस 1/x। इसका औसत निकालेंगे तो 3 से भाग देना होगा। ये किसके बराबर है, 7/72 के बराबर है। तो यहाँ से हम पहले x निकाल लेते हैं, ये ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना होगा, 4x होगा, ये 1, ये 2, ये 4, बट 3 को क्या करते हैं, 7/72 गुने 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ऊपर क्या आएगा, 7 नीचे 4x बराबर 7/72 गुने 3। तो ये 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 4 छक्के 24, 7 से 7 कैंसिल, 1/x बराबर क्या है, 1/6। तो x बराबर हो गया 6। तो संख्याएं का क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी 24, दूसरी हो जाएगी 12 और तीसरी 6। हमें क्या करना है, इन संख्याओं में से न्यूनतम संख्या क्या है, 6 है। इन संख्याओं के लसप का, तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो इन संख्याओं का एलसीएम जो होगा 24 ही होगा। तो कितना प्रतिशत है, तो 6/24 गुने 100, 6 कम 6, 6 चौके 24, 25। तो यानी कि 25% आंसर हो जाएगा 51 का बी। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कोड में सैंड को UCPF लिखा जाता है, उसी कोड में स्टोन को कैसे लिखा जाएगा। तो S19 A1 N14 D4 U21 C3 P16 F6 सब में देखेंगे तो +2 जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करना है, स्टोन में भी ऐसे ही करना है, S19 T20 O15 N14
E5। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 21, ये 22, ये 17, ये 16 और ये 7। 21 किसका होता है? U का। V22, Q17, P16, G7। तो UVQPG आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसको सबसे पहले नामकरण कर लीजिए। ABCD, ये EFG। अब देखिए, सबसे पहले जितने भी छोटे त्रिभुज हैं उनको एक बार में लिख लीजिए। त्रिभुज AEC, त्रिभुज ABE। उसके बाद त्रिभुज लिखते हैं EDC। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज ABE हमने लिख लिया है, त्रिभुज BGF लिख लेते हैं। उसके बाद त्रिभुज FED लिख लेंगे। उसके बाद त्रिभुज BFD हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज BGD, त्रिभुज BED। उसके बाद त्रिभुज ADC। उसके बाद त्रिभुज ABD। उसके बाद एक लिख सकते हैं ये BEC, त्रिभुज ABC। एक छूटा है हमारा AG और D। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑप्शन हो जाएगा 53 का ए। नेक्स्ट है, यदि x + 1/x बराबर k, x + 1/x बराबर k है और x² + 1/x² बराबर k है, तो k का मान निकालना है। देखिए, इसको स्क्वायर कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? x² + 1/x² + 2 बराबर k²। इसका मान दिया है k + 2 बराबर हो गया k²। तो k² - k - 2 बराबर 0। तो यहाँ से k का मान निकाल लीजिए, -b + -√b² - 4ac बटे में 2a। तो ये हो गया 1 ± 3 बटे में 2। तो एक होगा 4/2 और एक -2/2, यानी कि 2 और -1 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन हो गया डी। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। प्रश्न चिन्ह वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए, सबसे पहले इन दोनों को तुलना कीजिए। 3, ऐसे हम जाते हैं क्लॉकवाइज, 3 4 और ये 5 है। तो ये इसमें भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे। तो 3 6 1 होगा। इसमें कौन सी संख्या नहीं है? 2। तो 3 के विपरीत क्या हो गया? 2 हो गया। 4 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 1। तो हमें बताना है इसके विपरीत कौन होगा। तो देखिए, 2 और 4 यहाँ पे देखिए, ये पड़ोसी हो सकते हैं बिल्कुल, पर 4 के विपरीत 6 है। तो यहाँ पे तो क्या 6 नहीं होगा। 2 के विपरीत क्या है? 3 है। तो यहाँ पे 3 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे या तो 5 होगा या तो 1 होगा। अब हमें ये देखना है कि 5 और 1 में से कौन होगा। तो 5 देखिए, 4 के फलक पर साथ में पड़ोस में इसके है 5, यानी 4 के विपरीत में तो ये नहीं आने वाला है, यानी यहाँ पे जो है 5 भी नहीं आएगा। तो एक ही शर्त बचता है 1 आने का। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 55 का बी। नेक्स्ट है, एक मूलधन 3 वर्ष में 944 तथा 5 वर्ष में 1040 हो जाता है। प्रत्येक धनराशि को एक ही साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है, तो मूलधन क्या है? तो देखिए, 5 वर्ष और 3 वर्ष तो घटाएंगे तो कितना होगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1040 में से 944 घटाना है 1040 में से। तो ये कितना हो गया? 1040 - 944, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 4 गया 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 96 होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 48 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए यहाँ से। तो 48 गुने 3 144 रुपये, ठीक है। और 3 वर्ष का जो मिश्रधन है हमें दिया है 944 रुपये। तो 944 में से 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे 144, तो हमें कितना मिलेगा? 800 रुपये। तो मूलधन हमारा कितना हो गया? 800 रुपये। तो आंसर हो जाएगा 56 का बी। नेक्स्ट है, यदि 1/5 + 1/3 + 1/x बराबर 1/8 है, तो हमें x का मान बताना है। तो 1/5 + 1/3 + 1/x बराबर 1/8 का हमें मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं। 5 और 3 का, ये 15 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस 1/x बराबर 1/8। तो 1/x बराबर क्या होगा? 1/8 - 8/15,
इसका एलसीएम लेंगे 15 8 120, तो ये हो जाएगा 15, ये 8 8 64, तो 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4, तो 120 हो जाएगा। तो ये x बराबर क्या होगा, -120 बटे में 49, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 57 का ए। दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्नसूचक चिन्ह को उचित रूप से प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए इसमें हर एक फिगर में ऊपर ट्रायंगल के ऊपर जो है 4 आकृतियां हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो नेक्स्ट आएगा जो उसमें जो आकृति की संख्या होगी वो भी 4 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 3 रिपीट हुआ है तो यहाँ पे 4 4 रिपीट होगा। हालांकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि हो सकता है ऑल्टरनेट हो, तो या तो हमारा फिगर ये फिगर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 आकृतियाँ हैं, या तो बचेगा ये या तो ये बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 हमारे पास सर्कल हैं, तो इसमें भी 2 सर्कल हैं, ये नहीं होगा, ऑल्टरनेट आना चाहिए। एक इसमें डायमंड था, एक इसमें डायमंड है, तो अगला जो होगा वो उसमें 2 डायमंड होने की संभावना है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से ए होना चाहिए इसका। बाकी जो आपको सही लगता है आप ऑप्शन कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। यदि x² + 1/x² बराबर 51 है तो x - 1/x का मान हमें निकालना है। तो x² + 1/x² बराबर 51 दिया है, तो क्या करते हैं ऐसे केस में, -1/x निकालना है तो -2 कर देंगे इधर, -2 इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² -2 है, तो इसमें x × 1/x चाहे तो लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 49। ये a² + b² - 2ab का फॉर्मूला है, तो x - 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा x - 1/x बराबर ±7, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 59 का ए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या दिया है, 6 5 11, 11 10 21, 21 15 36, 36 20 56, यानी हर बार 5 बढ़ रहा है, तो इसमें कितना बढ़ेगा 25, तो 56 25 कितना होगा 81 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विजय एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है जिसे अभिनव 10 दिन में कर सकता है। अभिनव ने इस कार्य पर 8 दिन काम किया और शेष बचे हुए कार्य को विजय पूर्ण कर सकता है, कितने दिनों में करेगा ये। तो विजय और अभिनव, विजय 15 दिन में करता है, अभिनव 10 दिन में करता है, इसका एलसीएम कितना होगा 30, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। अब अभिनव ने 8 दिन इस पर काम किया है, एक दिन में अभिनव 3 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा 3 × 8 प्लस विजय एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो x दिन में x यूनिट करेगा और टोटल काम करना है 30, तो 2x बराबर 30 में से ये 24 जाएगा तो होगा 6, तो x बराबर 3 दिन, यानी शेष बचे हुए कार्य को विजय 3 दिन में पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो 94, 5 में से 4 गया 1, ये 15 हो गया। तो इसमें देखिए 2 सीक्वेंस है, एक इसको ये देखिए इसमें -2 हो रहा है और इसमें -2 हो रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है तो इसके आगे वाले में भी इसमें +2 हो रहा है तो इसके आगे वाले में भी +2 होगा, तो ये हो जाएगा 109, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रवि ने एक घड़ी खरीदा और इसे राम को 20% लाभ पर बेचा। राम रवि को पुनः इसे वापस 20% हानि पर बेचना चाहता था। यदि रवि इसके लिए तैयार होता है तो इसे रवि को क्या होगा, लाभ या हानि क्या होगा। तो मान लीजिए कि घड़ी की कीमत थी 100 रुपये, रवि ने इसे राम को बेच दिया 120 रुपये में 20% के लाभ पर। उसके बाद राम जो है रवि को बेच रहा है -20% पे, -20% के हानि पे, यानी 120 के 80% पे ये बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 0 0 12 96, यानी कि रवि के पास वो जो लागत मूल्य थी 100 रुपये की थी और उसे अब 96 रुपये में मिल रही है, तो जो लाभ होगा वो 4/100 × 100 हो जाएगा, यानी कि 4% का लाभ होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 63 का डी। नेक्स्ट है, कागज़ की वर्गाकार शीट को बिंदु युक्त रेखा के अनुगत क्रमिक यानी लगातार मोड़ा जाता है तथा फिर दिखाए गए अनुसार छिद्रित किया जाता है। जब कागज़ को खोला जाएगा तो वह कैसा दिखेगा। तो देखिए ये कैसा दिखेगा, इसको ऐसे मिला लीजिए, यहीं पे एग्ज़ाम में आपको ये सीट मिला ही होगा ऐसा, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और इसके बाद ऐसे यहाँ पे ये, और यहाँ पे 2 डॉट आ जाएगा,
तो ये कैसा हो रहा है, ऑप्शन सी के जैसा हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। 3 धनात्मक पूर्णांक x, y और z का औसत दिया है 45, y प्लस z के औसत से x 9 अधिक है तथा y और z का औसत y से z अधिक है, तो अनुपात बताना है हमें इसका। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 45 गुने 3 यानी कि ये 135 के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा ये वाला कंडीशन देखिए कि y तथा z के औसत से 9 अधिक है कौन, x जो है y तथा z के औसत से 9 अधिक है। दूसरा हमारा कंडीशन देखिए ये वाला y और z का औसत जो है y से z अधिक है, प्रश्न में यही दिया है। तो यहाँ देखिए 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस जेड बराबर 2y प्लस 2z, घटाएंगे तो y प्लस जेड बराबर 0 मिलेगा। अब देखिए ये हमें फ्रैक्शन निकालना है x माइनस वाई बटे में y प्लस जेड। ऊपर कुछ भी आए, नीचे अगर 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी हो जाता है। ऑप्शन में इन्फिनिटी है नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और यदि अगर जो आंसर हमें लाना ही है अगर, तो इस जेड को यदि आप 2 मान लेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो ऐसा करते हैं, इस जेड को यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, ये 2 रख लेते हैं। तो y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y प्लस 4 बराबर हमें मिलेगा z। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि y का मान, यहाँ पे हमें y प्लस जेड का मान दिया है, y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 135 माइनस x। तो इसको गुणा करेंगे तो एक y प्लस जेड प्लस 18 बराबर 2x होगा। y प्लस जेड का मान दिया है 135 माइनस x प्लस 18 बराबर 2x। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 135 प्लस 18, कटाएंगे तो 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, तो x बराबर हमें मिल गया 51। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 135 माइनस 51, 5 में से 1 गया 4, 13 में से 5 गया 8, 84। तो y माइनस जेड का मान 1 है -4 यहाँ से, और 1 है y प्लस जेड बराबर 84। यहाँ से 2y बराबर क्या होगा 80, तो y बराबर हमें मिल गया 40। यहाँ पे y का मान 40 रखेंगे तो z बराबर हमें क्या मिलेगा 44। अब देखिए इसका रखते हैं मान x माइनस जेड यानी 51 माइनस 44 बटे में y प्लस जेड, तो y 40 जेड 44। तो ये हो गया ऊपर 7 और नीचे कितना हो जाएगा 84। तो 1 12 सत्ते 84 यानी 1/12 ऑप्शन ए हो जाएगा। वो तब होगा जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे। ऑप्शन में जेड दिया था तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, आप इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि पाइप को इस तरीके से लिखा जाए तो श्वान का अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक पूछा है। तो देखिए P का 16, I का 9, P का 16 और E का 5 है। अंतिम इसमें क्या है, N है, तो N का क्या हो जाएगा 14, 14 का अंतिम डिजिट क्या होगा 4, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट है, शब्द अलजेब्रा के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि दोनों ए साथ न आए। तो देखिए इसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हमें ये बोल देता कि दोनों ए एक साथ ना आए और ये वाला मान लीजिए कंडीशन नहीं है सपोज, तो इस केस में इस अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल 7 तरीके से, और अगर जितना अल्फ़ाबेट सेम है उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, कुल व्यवस्थाएं हो जाएगा। ठीक है, 7 फैक्टोरियल 2, ये कैलकुलेट करेंगे तो 2520 आएगा लगभग। ठीक है, अब कह रहा है कि ए 7 आने की व्यवस्था हम क्या निकालना होगा हमें, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो जो आने की व्यवस्था निकाल लेंगे तो इसको घटा देंगे कुल व्यवस्था में से। तो ए को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो अब हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और फैक्टोरियल 6 प्रकार से इसे हम संयोजित कर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है 720। तो हमें ए न आने की क्या होगा व्यवस्था, 2520 माइनस 720, तो ये होगा 1800। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 67 का ए। नेक्स्ट है, न्यायालय जिस प्रकार न्याय से संबंधित है उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है।
तो विद्यालय शिक्षा से, न्यायालय में न्याय मिलता है, विद्यालय में शिक्षा यानी विद्या मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कुछ मोती रत्न है, कुछ मोती, यहाँ पे हम मोती बना लेते हैं, ये रत्न है, कुछ रत्न आभूषण है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, कुछ रत्न मोती हैं, कुछ रत्न मोती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ आभूषण रत्न है, तो कुछ आभूषण रत्न है, ये भी सही है। तो दोनों ही निष्करण हमारा अनुसरण करता है निष्कर्ष। नेक्स्ट है उस संख्या को चुनिए जो अन्य से अलग हो। तो हमें बताना है इसमें क्या अलग है। तो देखिए इसको जोड़ के देखते हैं। ये हो गया 8 1 9, 9 3 12 4 16, 6 4 10 1 11 9 20, ये हो जाएगा 7 3 10 1 11, 11 1 12 8 20, ये हो जाएगा 9 4 13, 13 1 14, 14 6 20, 9 4 13 1 14 6 20, यानी ये तीनों का सम 20 आ रहा है, इसका 16 आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि a अनुपात b 2:3 है तो हमें बताना है a 24 है तो ABCD का मान क्या होगा। और ऑप्शन दिया है अधिक और किंतु, इसके रेंज में दिया है हमें। तो देखिए a अनुपात a का मान 24 है, ये कितना गुना है 12, तो b हमारा कितना हो जाएगा 3 यानी 36। फिर b 36 यहाँ पे मिला तो ये कितना हो गया 9, 4 9 36, तो c कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसी तरह c अनुपात d, c हमें कितना मिला है 45 मिला है, तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 45/6, 45/6 गुने 7 हो जाएगा। इन सब को जोड़ देते हैं, a 24, b 36, c 45, तो ये कितना होगा 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 2 9 1 10 105 है। और इसको जोड़ेंगे 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 4 28 3, 31/6, तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 3 5 15, ये 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 52.5 यानी कि 157.5 है। तो ये किसके बीच में आएगा, डी के, 157 से अधिक किंतु 159 से कम है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 2 है तो श्रेणी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा। गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी के बारे में बात कर रहा है। तीसरा पद दिया है, उसमें गुणोत्तर श्रेणी में देखिए एपी जब हो तो टी प्लस ए बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। लेकिन जब जीपी हो तो जीपी का जो टर्म होता है उसका होता है a इंटू आर के पावर n-1। आर क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा पद दिया है यानी G3 दिया है AR3-1, यानी कि AR² हमें दिया है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, 5 पदों का गुणनफल निकालना है, यानी कि AR, AR², AR³ और AR के पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इससे गुणा कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 A के पावर 5 हो जाएगा, और 1 2 1 3 3 6 6 4 10 हो जाएगा, यानी कि R का पावर 10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं AR² का पावर 5 लिख सकते हैं, और AR² का मान हमें मिला है 2, तो 2 का पावर क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर शब्द का अंतिम अक्षर होगा। तो प्रोडक्ट का जो वर्णानुक्रम अक्षर होगा वो होगा C, D, O, P, R, T और U। अंतिम अक्षर क्या है, U है, तो ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है P Q की माता है लेकिन Q P का पुत्र नहीं है, तो P का कौन है। देखिए P Q की माता है, P माता है किसकी, Q की, Q P का पुत्र नहीं है, तो आज जबकि P इसकी माता है, इसका मतलब Q क्या है, पुत्री है, लड़की है Q, तो Q P का कौन है, तो Q P का पुत्री है। ये तो आसान सा है, 74 का D हो जाएगा। नेक्स्ट है 5000 से बड़ी न्यूनतम संख्या जो 67 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। हमें बड़ी संख्या निकालना है लेकिन न्यूनतम निकालना है, यानी कि जस्ट बाद वाला। तो हम क्या करेंगे, 67 से सीधा 5000 में भाग दे देंगे, तो ये होगा 7 बार में जाएगा, तो 6 7 49 के 9 हासिल 4, 6 7 42 4 46, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 हो गया 3, 31, 0 उतरेगा। फिर ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 6 जगह 24 2 26, तो 74 बार में ये पूरा जा रहा है। मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर करना होगा हमें, इसको पूरा कटा के देखते हैं। 10 में से 8 गया 2, 10 में से 6 गया 4,
ये कैंसिल हो जाएगा 0। अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जा सकता है। 6 7 42 को 2 हासिल 4, 6 36, 4 40। ओके, तो ये हो गया 18, यानी कि 74.6 लगभग 75 इसको मान लेते हैं। तो 75 में जब हम 67 से गुणा करेंगे तो ये आएगा लगभग 5025, यानी कि 5000 से जस्ट बड़ी संख्या 5025 है, जिसमें 67 से अगर हम भाग दें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी और हमें भागफल मिल जाएगा 75। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 75 का डी हो जाएगा। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो ये तो आसान है, ये 19 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 241 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 31 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 6 संख्याओं का औसत 5 दिया है। पहली संख्या को 2 से, दूसरी को 4 से, तीसरी को 8 से, यानी 2 का पावर 1 किया गया है, दूसरे में 2 का पावर 2, तीसरे में 2 का पावर 3, ऐसे करके मतलब 2 2 से गुणा किया गया है। तो देखिए पहली संख्या A1 है, दूसरी A2, तीसरी A3, A4, A5, A6, इन सब का औसत दिया है 5, यानी 5 गुने 6 कितना हो गया, ये 30 हो जाएगा। अब A1 को क्या किया है, A1 + 2 लिख दिया है, A2 को लिखा है A2 + 4, A3 को A3 + 8, A4 को A4 + 16, A5 को A5 + 32, A6 को A6 + 64। मैं ऐसे मैनुअली लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 6 के जगह पर अगर मान लीजिए 20 संख्याएँ होती तो उसके लिए हम लोग लॉजिक लगा लेते हैं। अभी ये आसान है ऐसे करना, तो ऐसे ही बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, हमें ये बताना है टोटल कि कितना इसका औसत होगा। तो औसत 6 संख्याएँ हैं तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, इसका योगफल हमें यहाँ पे दिया है 30 के बराबर है, प्लस 2 4 6, 6 8 14, 14 26 10 30, 30 30 60 2 62, 62 और 64 126 बट्टे में ये हो जाएगा 6। तो 156 बट्टे में 6 बराबर क्या हो जाएगा, 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26। नेक्स्ट है, यदि शब्द स्ट्रैंगुलेशन के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो देखिए इसमें देखिए M है, इसमें कहीं भी M नहीं है, ये नहीं बना सकते। इसमें O तो है, S भी है, R यहाँ पे R है, O है, A है, S है, T है, I और N G स्ट्रोस्टिंग, यानी C बना सकते हैं। गायरलैंड में D है यहाँ पे, इसमें D कहीं नहीं है। उसी तरह ट्रायंगल में E है जो मूल शब्द में नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा C। एक आदमी ने एक घड़ी बेची है, कितने में, 6.5% लाभ पर बेची है। यदि वो इसे 2500 अधिक में बेचता तो उसे 19% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ का अंतर कितना दिया है, लाभ का अंतर है 19% माइनस 6.5%, तो ये हो गया 12.5%। 12.5% किसके बराबर होगा, ये 2500 के बराबर होगा, क्योंकि 2500 में अधिक में बेची है तभी तो 19% का लाभ हो रहा है इसे। तो हमें क्या करना है, 100% हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1% निकालेंगे यहाँ से। तो 2500 बट्टे में 12.5, 100% के लिए 2500 12.5 गुने 100, तो ये लगभग आएगा 20,000 रुपये के बराबर। तो 79 का हो जाएगा आंसर बी। आप यहाँ से कटा सकते हैं, 100 का 100 हो जाएगा, ये 25 से कम 25, 25 5 125, 0.5 हो जाएगा। 0.5 को इसमें कटाएंगे तो ये 200 हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे दशमलव है इसलिए 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों को पढ़ें। कुछ मैकेनिक प्लम्बर नहीं है। तो ये मैकेनिक हो गया, मैकेनिक, और ये प्लम्बर। तो कुछ मैकेनिक प्लम्बर नहीं है, सभी प्लम्बर योग्य हैं, सभी प्लम्बर योग्य हैं, कोई भी योग्य कुशल नहीं है, कोई भी योग्य कुशल नहीं है। यहाँ पे कुछ था, ये ध्यान रखना है। तो कोई भी कुशल प्लम्बर नहीं है, कोई भी कुशल प्लम्बर नहीं है। तो हाँ बिल्कुल सही है ये। कोई भी मैकेनिक कुशल नहीं है, कोई भी मैकेनिक कुशल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता है इसके बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ प्लम्बर मैकेनिक नहीं है, यानी कुछ प्लम्बर मैकेनिक नहीं है। तो हाँ
सॉरी, मैकेनिक और योग्य में तो इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ प्लम्बर मैकेनिक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, यदि z बराबर एक्स प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आई जेड बराबर 2 + 3i, तो x माइनस वाई का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, i बराबर या z का मान रख देंगे, z का मान दिया है x प्लस आई वाई बराबर 2 + 3i। तो यहाँ से हो जाएगा ix प्लस आई स्क्वायर वाई बराबर 2 + 3i। आई एक्स को आई एक्स ही रहेंगे, आई स्क्वायर बराबर आई का मान होता है √-1, तो आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का थियोरी में है, सिद्धांत में ही है इसके। तो ये हो जाएगा -y 2 + 3i। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको इमेजिनरी पार्ट, जो काल्पनिक पार्ट है, उसको उससे कंपैरिजन करेंगे तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा, और y बराबर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। हमें निकालना क्या है, x माइनस वाई, यानी 3 - -2, यानी कि ये हो जाएगा 5। तो ऑप्शन हो जाएगा 81 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, इस बर्तन से 10 लीटर दूध निकाला गया तथा उसकी जगह पानी मिलाया गया। इस क्रिया को पुनः 2 बार दोहराया गया, इसके बाद बर्तन में दूध का आयतन क्या है। तो देखिए, इसके लिए शेष दूध बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जो टोटल अमाउंट है 100 माइनस जितना निकाला गया है बटे 100। अब यहाँ पे पुनः 2 बार दोहराया गया, यानी एक बार तो पहले किया जा चुका है और उसके बाद भी 2 बार किया गया है, यानी टोटल कितना, 3 बार किया गया है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 ये हो जाएगा गुने 9/10 का पावर क्यूब। इसको लिखेंगे 100, इसको लिखेंगे 9 9 81 729 हो जाएगा ये, और ये 1000 हो जाएगा। तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 72.9 लीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसके बाद बर्तन में जो दूध का आयतन होगा वो है 72.9 लीटर। नेक्स्ट है, राहुल एवं रॉबिन भाई हैं, तो राहुल और रॉबिन क्या है, ये भाई हैं। भाई लड़के के लिए स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं। उसके प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, तो ये प्रमोद हैं रॉबिन के पिता। उसके बाद बोला शीला प्रमोद की बहन है, तो शीला जो है वो प्रमोद की बहन है। उसके बाद प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रमोद की भांजी का मतलब है कि उसकी बहन की लड़की है प्रेमा। सुधा है शीला की नातिन, दोहती है। सुधा जो है शीला की नातिन है। शीला की नातिन का मतलब क्या है कि उसकी बेटी की बेटी है सुधा। तो हमें बताना है राहुल सुधा के कौन है। राहुल जो है वो सुधा का क्या लगेगा, तो उसके देखिए, उसके पापा की बहन की बेटी की ये बेटी है। तो एक प्रकार से ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, ममेरा भाई बहन। तो जो राहुल है वो सुधा का मामा लगेगा, इसकी बहन का भाई ममेरा मामा लगेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 83 का बी। याद रखना है कि ये अपना भाई नहीं है प्रेमा का, मामा मतलब उसके मामा का लड़का है, ममेरा भाई है, फिर भी वो मामा ही लगेगा रिलेशन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में कितने समचतुर्भुज हैं। तो देखिए, हर एक जो वर्ग होता है वो एक समचतुर्भुज होता है, ये याद रखना है। समचतुर्भुज का जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, वो ये है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने छोटे वर्ग थे मैंने उसे काउंट कर लिए, ये टोटल कितने हैं, 8 हैं। अब बड़े वाले पे जाते हैं। ये एक देखिए 9, ये एक हो गया 10, ये एक 11 और ये एक 12। तो 8 + 4 12। उसके बाद देखिए एक ये बीच में है 13। उसके बाद एक बड़ा वाला वर्ग है हमारे पास, तो ये कितना हो गया टोटल 14। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 49 का पावर 49 + 1 को 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। तो हम 49 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 8 = 48, कितना बचेगा रिमाइंडर 1, और 1 का पावर 49 करेंगे तो ये 1 ही होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, x बराबर हमें इतना दिया है, तो x को परिमेय रूप में लिखा जा सकता है। किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1.25 का पावर बार लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो तरीका होता है, 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या कीजिए ना, 1 + 0.25
0.25 पर बार करके सॉल्व कीजिए। और दूसरा है x बराबर क्या होगा 125 माइनस जितने पर रेकरिंग है उसको छोड़ के जितने पर नहीं है उसको घटा देते हैं, और बटे में जितने पर रेकरिंग है उसके बटे में 99 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 124 बटे 99। दूसरा ये है कि यहाँ पे x बराबर 1 रखिए और जितने पे बार होता है रेकरिंग होता है उसके नीचे 299 लगा दीजिए। तो 99 कम 99 प्लस 25 बटे में 99, तो ये हो जाएगा 99 100 124 बटे 99। तो आंसर हमारा आएगा सी। अगर ये याद नहीं है कि कैसे किस में घटाना होता है तो उसके लिए ये मेथड है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में शुगर को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी कोड में साल्टी को कैसे लिखा जाएगा। एस का 19, यू का 21, जी का 7, ए का 1, आर का 18, टी 20, डब्लू 23, जे 10, ई 5, डब्लू 23। देखिए इसमें 1 जुटा है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। उसी तरह साल्टी का लिखना है तो एस 19, ए 1, एल 12, टी 20, वाई 25। तो 1 2 3 4 5 यानी 20 3 15 24 25 5 30, 30 में 26 घटाएंगे तो 4 4 यहाँ पे लिख देंगे। इसका डी हो जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा, ये वो सी और ये टी, तो टी सी ओ एक्स डी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक धनराशि में साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 60% की वृद्धि होती है, उसी ब्याज की दर से 12,000 पर 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें दर निकालना होगा। तो देखिए साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 60% की वृद्धि होती है, यानी कि एक वर्ष में कितना वृद्धि होगा 10% होगा, यानी दर हमारा निकल गया 10%। अब उसी ब्याज दर से 12,000 पर 3 वर्षों के लिए निकालना है, तो 10 का कितना हो गया 11 हो रहा है, तो 1,000 का कितना हो जाएगा 1331। तो कितना हमें बढ़ रहा है 331 रुपये का ब्याज मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हमें 12,000 पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ 12 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 कम 12 के 2 हासिल 1, 12 3 36, 1 37 के साथ हासिल 3, 12 3 36 3 39। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी 3972। प्रश्न आकृति को मोड़ने से उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति बन सकती है। तो देखिए ये इसके विपरीत होगा, ये वाला इसके विपरीत होगा और ये दोनों इसके विपरीत होंगे। क्योंकि ये इसके विपरीत में है और यहाँ पे आपस में सटा हुआ दिखाया है, तो ये तो गलत हो गया, यानी चौथा वाला ये भी गलत ये भी गलत, बचेगा एक या तो दो, यानी 3 भी गलत है, तो सोचना ही नहीं है इसके बारे में। तो हमें बस एक तो दोनों में कॉमन है, हमें बस 2 के बारे में सोचना है कि होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 सादा वाले जो हैं पड़ोसी दिखाए गए हैं, यहाँ पे 2 सादा वाला है, तो बिल्कुल क्या संभावना बनती है, अगर आप इसको खोलेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों स्ट्रेट में नहीं हो सकते या हो भी सकते हैं। चूँकि ये वाला जो सादा है ये इसके नीचे ही आएगा, यानी इसके नीचे तो एक सादा आएगा, ठीक है, बचा 2 सादा, और 2 सादा आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में सटे हुए। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन 1 बचा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16,800 की एक धनराशि उधार ली गई, इसे 2 बराबर किस्तों में भुगतान करना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 10% ब्याज का मतलब है 1/10, यानी कि 10 पे 11 रुपये इसे पे करना है। तो अगले 2 बराबर किस्त यानी 2 साल में करना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। चूँकि इसमें 11 रुपये पे कर रहा है, ये 121 रुपये, और ये कह रहा है कि हमें 2 बराबर किस्तों में पे करना है, तो हम क्या करते हैं इसको 121 बनाने के लिए 11 से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ये 121 और ये कितना हो जाएगा 100 और ये 121, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 210 और ये कितना हो गया 242। चूँकि मूलधन कितना है 16,800 है, यानी कि 210 जो है किसके बराबर होगा 16,800 के, 0 से 0 कैंसिल, 21 8 168 यानी 80 का मल्टीप्लायर है। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य, एक किस्त का कीमत 121 है, इसमें क्या करेंगे 80 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 12 8 96 यानी 9,680 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 300 मीटर लंबी सड़क पर 16 बिजली के खंभे एक समान दूरी पर गाड़े गए हैं, जिसके दोनों छोरों पर एक एक खंभा लगा है। 2 लगातार लगे खंभों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए 16 बिजली के खंभे लगे हैं, यानी कि अगर मैं बोलता 4 बिजली के खंभे लगे हैं तो 1 2 3 4, इनके बीच का गैप कितना है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी कि गैप 3 है। यदि 4 लगा रहा हूँ तो गैप कितना आ रहा है 3, तो 16 खंभे लगाऊंगा तो गैप कितना आएगा उनके बीच का 15।
तो हम क्या करेंगे, 300 मीटर में 15 से भाग दे देंगे तो 15 दूनी 30, यानी हर एक के बीच का जो गैप है वो 20 मीटर होगा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो जब भी इस तरीके का स्टैंडर्ड फिगर दे तो आपको तरीका पता होगा कि पहले देखते हैं कितने भागों में बटा है। तो ये 4 भागों में बटा है, तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 + 3 + 2 + 1, तो ये हो गया 10, यानी ऊपर वाले त्रिभुज का 10 हिस्सा, नीचे का 10, तो टोटल मिलके कितना हो गया 20। चूँकि ये आपस में जुड़ा है तो बाकी ट्रायंगल जो बना है वो ये वाला बना है, एक 21, वैसे ही ये वाला एक है 22, ये बड़ा वाला है 23 और ये वाला 24। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या की श्रृंखला में कौन सी संख्या अनुपयुक्त है। तो देखिए इसमें अंतर कितना है, -2, इसमें है +3, इसमें है +4, इसमें है -1, +3 +5, -2 +3 +5, तो 2 3 5, यानी कि 2 3 5, यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यानी इन्हीं के बीच में कहीं गड़बड़ी है। तो ऐसा करते हैं, 10 को पहले हटाते हैं। मान लेते हैं 10 के जगह पर यदि हम 8 रखें तो कितना हो जाएगा, 10 के जगह पर अगर यदि 11 रखें हम तो ये हो जाएगा 6 5 11, यानी कि 4 के जगह पे क्या हो जाएगा +5, और 11 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा -2। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम 10 में है, तो आंसर हो जाएगा 93 का ए। 4 संख्याओं 70, 16, 5x, 11x का औसत 71 दिया है। यदि x एक ही अंक को प्रदर्शित करता है तो x² + 1 क्या होगा। यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे x6 का मतलब क्या है, ये है 10x + 6। उसी तरह 5x का मतलब क्या है, 50 + x। 11x का मतलब क्या होगा, 100 + 10 + x। कैसे, मान लीजिए अगर x एक अंक का होता और हम इसे लिखते 5x, तो या तो ये 50 होता, या 51 होता, 52 होता, 53 होता। तो 50 को लिख सकते हैं 50 + 0, 50 + 1, 50 + 2, 50 + 3, यानी कि x को हमने क्या किया है, अलग किया है, इसलिए हमने यहाँ पे सब अलग करके लिखा है। तो ये हो जाएगा 70 + 10x + 6, 50 + x + 100 + 10 + x / 4, 4 संख्याएँ हैं, × 71 बराबर 71। तो ये हो गया 110, 160, 160 में 70 जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा। 230 में ये हमारा 6 भी है यहाँ पे, तो 236 + 10, 1 11, 11 1 12x बटे में 4 बराबर 71। तो 4 5 20, 4 9 36, 4 3 12, तो ये 59 + 3x बराबर 71। तो 3x बराबर क्या होगा, 71 - 59, तो ये हो गया 12, 11 में से 9 गया 2, 6 में से 5 गया 1, तो x बराबर हमें मिल गया 4। तो 4 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा, 17। तो आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या त्रिक को चुनिए जो दिए गए संख्या त्रिकों के समान हो। तो देखिए ये 5 का क्यूब है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, तो 45 में कुछ रिलेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरा लॉजिक है वो ये है कि 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61, 61 को उल्टा करके लिख दिया है 16। उसी तरह 11 में से 7 गया 4, और 7 में से 2 गया 5, 5 को उल्टा करके लिख दिया है 45। 64 में से 8 जाएगा तो ये होगा 56, 56 को उल्टा करके लिख दिया है 65। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, यदि a का पावर b बराबर c का पावर d है तो log a / log c क्या होगा। तो देखिए a का पावर b बराबर c का पावर d है, दोनों तरफ log लेंगे तो log a का पावर b और log c का पावर d होगा। तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये log a हो जाएगा, और ये d log c हो जाएगा। हमें log a / log c निकालना है, तो ये होगा d/b। तो ऑप्शन हो जाएगा 96 का डी। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। देखिए इसका आंसर होगा डी, इसको और इसको बदलना है। तो 24 माइनस को क्या करेंगे, भागा 8, और भागा को क्या करेंगे -4 + 5 × 3 है। तो ये 24 8 है, और 24 में 8 से भाग देंगे 3, 3 - 4 + 15, तो 15 3 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है यदि ओमेगा जो कि 1 के बराबर नहीं है, इकाई का एक घनमूल है, तो ओमेगा प्लस 1 का पावर 8 बराबर a प्लस बी का पावर ओमेगा है, तो a इंटू बी क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा का पावर 8 बराबर क्या होगा, माइनस ओमेगा का पावर 8। तो ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 16, ओमेगा का पावर 15 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1। तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब का पावर 5 इंटू ओमेगा। तो ये 1 इंटू ओमेगा बराबर हो गया ओमेगा, यानी इसका मान हमें किसके बराबर आया है, ओमेगा के बराबर आया है। तो ओमेगा बराबर क्या दिया है, a प्लस बी डब्ल्यू दिया है। तो a का मान हो गया 0 और b का मान हो गया 1। तो 0 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि किसी घन को लाल और नीले रंग से इस प्रकार पेंट करना हो कि प्रत्येक फलक पर ठीक एक रंग हो, तो वह कितने प्रकार से पेंट किया जा सकता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप थियरी का जो बर्न साइड लेम्मा है उस पर ये आधारित है। ग्रुप थियरी जिसने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स लिया होगा उनको ये पता होगा। इसका आंसर आ रहा है 10। इसको बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा और मुझे समझाने भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है यदि 5 के पावर x बराबर 1/3 है तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर x का पावर -7 लिख सकते हैं। क्यों, 5 के पावर a का पावर b बराबर क्या होता है, 5 के पावर a इंटू बी होता है, मतलब किसी संख्या का घातांक का ये रूल है। तो हमने 7 को अलग कर दिया, x को रख दिया, इसका मान दिया है 1/3 का पावर -7। तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 7। क्यों, एक जैसे कोई संख्या है a का पावर -1 तो ये 1/a हो जाता है। ठीक है, तो हमने वही किया है, ये इसको a मान लिया है हमने, इसको बटे मिला दिया। तो ये हो जाएगा, अब क्योंकि 1 बटे में है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 3 का पावर 7 कितना होगा, 3 के 9 729 एंड उसके बाद 3 से गुणा कर देंगे। तो 729 गुणे 3 29 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 दूनी 8, 3 दूनी 6 2 8, 17 21 2187 ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।